प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपतराम रेगर से आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें राजनीति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और उसकी परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है। परिभाषाओं के संदर्भ में हमने बात की थी कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें ये कहा गया था कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसकी उपयुक्त परिभाषा प्रोफेसर गार्डनर ने दी। गार्डनर ये बताता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ राज्य के साथ होता है, यानी कुल मिलाकर के राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के रूप में माना गया है। जो भी कुछ है वो राज्य के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, जिसमें सीलो और लीकोक 2 ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान का सरकार संबंधी अध्ययन बताया। और ये बताया गया कि जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनका ये तर्क था कि राज्य में जो सरकार है वो मूर्त है, राज्य अमूर्त इकाई है, और साथ साथ में राज्य की इच्छा की क्रियान्विति सरकार के माध्यम से होती है। तो उनका ये मानना था, या इस प्रकार का तर्क था, कि राजनीति विज्ञान में जो भी कुछ होता है वो सरकार का होता है। इन दोनों परिभाषाओं के विरोधाभास में जो तीसरी परिभाषा उत्पन्न होकर आई, उसके संबंध में ये था कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। गिलक्राइस्ट की परिभाषा थी कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। तो इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाएं बांटी गई, 3 भागों में बांटी गई थी। अब हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की। आधुनिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक और परंपरागत में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची गई है। धीरे धीरे जो संस्थागत अध्ययन था या परंपरागत अध्ययन की जो पद्धतियाँ थी, उनके प्रति असंतोष होने के कारण इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ा। इसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि 1905 में अमेरिका में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसके विचार इस प्रकार से आए कि राजनीति विज्ञान में कुछ नयापन होना चाहिए। और 1908 में ग्राम वालस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा A.F. बंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों किताबों से कुछ राजनीति विज्ञान को एक नयापन मिलता है। यहाँ से शुरू होती है आधुनिक दृष्टिकोण की बातें। धीरे धीरे बाद में आगे बढ़ता है और जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें असंतोष उत्पन्न होता रहता है और वो असंतोष बढ़ जाता है। प्रथम युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1919 तक। उसके बाद में फिर राजनीति विज्ञान में ये चीज़ उठी कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन है और राज्य ये कहता है कि मेरे अंदर रह रहे व्यक्तियों को सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूँ, तो फिर युद्ध क्यों हुए। 1925 में जो अमेरिका शिकागो विश्वविद्यालय के जो पॉलिटिकल साइंस के डीन हुआ करते थे, उन्होंने 1925 में एक किताब लिखी, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें भी ये बताया कि राजनीति विज्ञान में कुछ नयापन आना चाहिए, और अगर नयापन नहीं आएगा तो फिर निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान एक पिछड़ा विज्ञान माना जाएगा। तो हम बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की। तो आधुनिक दृष्टिकोण की जब बात करते हैं तो इनकी परिभाषाओं की, सबसे पहले इनकी परिभाषाओं की बात करेंगे। तो संक्षेप में हम इसकी परिभाषाओं की बात करेंगे। तो लासवेल तथा कैप्लॉन के अनुसार एक आनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन कराता है। ये इस प्रकार के विचार हैं। इसके साथ साथ ही राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं थी परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, उसमें राज्य और सरकार का अध्ययन बताई गई थी। परंपरागत ये परिभाषाएं पुराने दृष्टिकोण की प्रतीक होती थी, क्योंकि ये संस्थागत परिभाषा थी, राज्य के इर्द गिर्द घूमने वाली परिभाषाएं थी। इससे आगे कुछ इस प्रकार का कुछ नहीं था, और इसमें शासन की रचना और साथ साथ में कार्य प्रणालिका के अध्ययन पर वो बल देती थी। इसमें इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक औपचारिक बन के रह गया। इस प्रकार का जो अध्ययन था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, एक औपचारिकता रह गई। राजनीति विज्ञान की के
समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान दिया नहीं गया कि राजनीति विज्ञान का समुचित अध्ययन क्या है और वो किस प्रकार से है, जो सरकारों की प्रक्रिया थी उस पर अपना वो प्रभाव डालते जा रही थी। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी 1939 के पश्चात राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 1925 में चार्ल्स की किताब हुई, ग्राम वाल्स की 1908 में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स हुई, एफ बंटले की उसी साल द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट हुई। उसके साथ साथ 1925 में चार्ल्स मेरियम की किताब प्रकाशित हुई, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें ये बताया गया कि राजनीति विज्ञान में अगर कुछ नयापन नहीं आया तो फिर आगे और भी कुछ राजनीति विज्ञान को इस प्रकार के खामियाजा उठाने पड़ सकते हैं। जो इसमें रुचि रखते हैं उनका असंतोष बढ़ सकता है, और यही वजह थी कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें इस प्रकार की बातें आई कि राजनीति विज्ञान के ज्ञान की कोई औचित्यता सिद्ध नहीं हो रही है, उसका ज्ञान निरर्थक हो रहा है। तो इसके संदर्भ में फिर इस प्रकार की बातें उठी कि नयापन आना चाहिए राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में। जब तक नयापन नहीं आएगा तब तक इसमें कोई सुधार की आशंका नहीं है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन आना स्वाभाविक था, जिसका प्रमुख कारण या यूँ कहें कि जिनका श्रेय अमेरिकन राजनीति विज्ञान के जो विद्वान थे उनको दिया जा सकता है। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा के दो स्रोत मिलते हैं, दो स्रोतों से उनको ये प्रेरणा मिली। पहला जो कारण है वो ये है कि शिकागो विश्वविद्यालय, जिसमें विद्वान राजनीति विज्ञान के ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान इस विज्ञान को एक विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया कि राजनीति विज्ञान है, इस चीज़ के पक्ष में और ज़्यादा रहे। और इसी विश्वविद्यालय में नूतन राजनीति विज्ञान के नेतृत्व में चार्ल्स मेरियम का नेतृत्व किया, या उसने इस प्रकार को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ एक समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र या यूँ कहें मनोवैज्ञानिक, दर्शन के साथ साथ सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र या समाज के विषयों को निकट लाने का हर संभव प्रयास किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये चीज़ महसूस की कि राजनीति विज्ञान अन्य समाज के विज्ञानों से पिछड़ा हुआ विषय बनता जा रहा है और इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो फिर ये बात सामने आई कि समाज के जो अन्य विषय हैं आगे बढ़ गए हैं, उन विषयों के साथ राजनीति विज्ञान को जोड़ करके देखा जाए, या उनके साथ में ये क्या संबंध रखते, इस संबंध को ढूंढा जाए। बाद में इस संबंध का नाम इस चीज़ को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी बताया गया, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहा है। तो उनको इसके साथ रख के देखे, जिससे कि राजनीति विज्ञान में तार्किक के साथ साथ में अनुभववाद और तथ्यात्मकता यानी व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। दूसरा जो स्रोत है वो मनोवैज्ञानिक है, और इसमें रेंसिस, लिकट, क्रुथलेविन और प्रोफेसर लजार्स फेल्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीतिक शास्त्र में मनोवैज्ञानिकी शोध तकनीकियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा। इसके साथ साथ ही राजनीति विज्ञान की जो नवीन परिभाषाएं आई, इसके संदर्भ में इस प्रकार से बताया गया। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया, और इधर आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। पहली जो परिभाषा थी बताई गई वो ये है कि राजनीतिक शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। इसके साथ साथ दूसरी जो परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार बताई गई, उसमें यह कहा गया कि राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। जो कुछ भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वो शक्ति से परे नहीं किया जाता है, शक्ति के अंदर ही किया जाता है। तीसरी जो परिभाषा थी, राजनीतिक शास्त्री राजनीति व्यवस्था का अध्ययन है, और चौथी जो परिभाषा है वो राजनीतिक शास्त्र के निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही राजनीति विज्ञान का विषय कहा गया है। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, पहली परिभाषा। इसमें यह बताया गया कि अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान ये मान के चलते हैं कि राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन
मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन कराने वाला विज्ञान माना गया है। इसके संदर्भ में कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। यानी कैटलिन की जो परिभाषा है वो ये है कि कैटलिन ये कहता है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ? समूह यानी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। सामूहिक रूप से रह रहे व्यक्ति इस प्रकार की मानवीय क्रिया करेंगे, उसके अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहते हैं। किंतु मुख्य रूप से वह सामूहिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन कराता है। यानी उस संगठन में मुख्य रूप से राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन कराता है जो मिलजुल करके रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं को अपना उत्पन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरी जो परिभाषा थी राजनीति विज्ञान की या राजनीतिक शास्त्र की, वो है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। कुछ विद्वान इसको शक्ति का अध्ययन भी मानते हैं, वही मान के चलते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इसके संदर्भ में इसके जो समर्थक हैं, जिसमें हम बात करते हैं लासवेल की, मैरियम की, मैक्स वेबर की, बर्ट्रैंड रसेल की और मार्गेंथो की, ये बहुत सारे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं और शक्ति का कॉन्सेप्ट भी वो देते हैं। यहाँ पे कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान से अभिप्राय सत्ता संघर्ष। कैटलिन की जो परिभाषा थी वो ये है, कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। दूसरे शब्दों में अगर इसको कहा जाए तो राजनीतिक शास्त्र का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। ये उन कार्यों पर विचार करता है जो नियंत्रण में संपादित होते हैं, कंट्रोल में संपादित होते हैं तथा उन इच्छाओं और संरचनाओं से निकलती हैं जो इच्छाओं से नियंत्रण संबंध में फलस्वरूप होती हैं। इसके संदर्भ में लासवेल भी ये कहते हैं, लासवेल राजनीति विज्ञान की शक्ति का समर्थक है, वो भी ये मान के चलता है कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति में एक बुनियादी सिद्धांत है, एक बेसिक सिद्धांत है और संपूर्ण राजनीति प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन कराती है। इसी प्रकार से शक्ति धारणा में विश्वास रखने वाले विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय यह है समाज में शक्ति का है और जिसके फलस्वरूप उसके आधार क्षेत्र या उसका परिणाम मान के चलते हैं। इसके संबंध में बेकर ये कहता है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति से राजनीति विज्ञान से शक्ति अपृथकनीय है, यानी शक्ति को राजनीति विज्ञान से अलग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैटलिन की परिभाषा है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना गया, यानी जो कुछ भी अध्ययन है वो शक्ति का है, शक्ति का विज्ञान माना गया। इसी प्रकार से गिल्ड और पामर कहते हैं कि राजनीति शक्ति तथा सत्ता के संबंधों के रूप में संघर्ष अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। इसके साथ साथ इस शक्ति की परिभाषा करते समय वे कहते हैं कि शक्ति दूसरों के निर्णयों, बर्ताव, नीतियों के साथ साथ में मूल्यों तथा मूल्यों के अलावा भाग्यों को प्रभावित या नियंत्रित करती है। तो ये इस प्रकार से जो दूसरी परिभाषा थी, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है और शक्ति के परे कुछ नहीं है, इसलिए इसको शक्ति का अध्ययन मानता है। बहुत सारे विद्वान इसको अपृथकनीय कहा है, बहुत सारे विद्वान इसको शक्ति का विज्ञान कहा। तो दूसरी जो परिभाषा है आधुनिक दृष्टिकोण में शक्ति का अध्ययन है। तीसरी जो परिभाषा है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीतिक व्यवस्था में इस पद्धति में राजनीति शास्त्र में पद्धति तथा व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग उसके परिवर्तन क्षेत्र का परिचायक है, यानी कि उसमें परिवर्तन आ रहा है। राजनीति शास्त्र में पद्धति सिद्धांत का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण के पूरक के रूप में माना जाता है, एक सप्लीमेंट्री दृष्टिकोण के रूप में इसको देखा गया है। पद्धति सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज का सामाजिक पद्धतियों का एक अभिन्न अंग है और स्वयं समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं का बोध कराता है, यानी मालूम कराता है कौन कौन सी इसके साथ में संबंध रखते हैं। इसीलिए
मनुष्य के बीच संबंधों में व्याप्त उन विभिन्न व्यवहारों जिन्होंने राजनीति व्यवहार कहा जाता है, वे समुच्चय को विभिन्न प्रक्रियाओं के कुलों के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीति शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में राज्य के साथ साथ में सरकार, संविधान तथा कानून के बदले निम्नलिखित प्रकार के विषयों का अध्ययन पर वो बल देते हैं, जिसमें पहली बात है सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया का, दूसरा है उन प्रक्रियाओं को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध, तीसरा है मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार आदि पर। इसके साथ साथ ही राजनीति शास्त्र में पद्धति सिद्धांत के समर्थकों में आमंड, ईस्टन, एप्टर के नाम उल्लेखनीय है। इस दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में भी होने लग गया है, इसको पृष्ठभूमि में मान ला। चौथी परिभाषा है राजनीति विज्ञान। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो चौथी परिभाषा है वो ये है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। राजनीतिक शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। कुछ विद्वान राजनीतिक शास्त्र के निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। निर्णय निर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है और राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण प्रक्रिया का एक भाग है। यदि राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग का है, तो राजनीतिक शास्त्र में निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान क्या है? निर्णय निर्माण का अध्ययन है। लास्ट में निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार राजनीति विज्ञान एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि राजनीति विज्ञान, अभी इस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार बात करें तो राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया था। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। ये सारी की सारी परिभाषाएं परंपरागत दृष्टिकोण की थी, पर 1905 के बाद में राजनीति विज्ञान में कुछ नयापन आने लग गया, राजनीति विज्ञान में कुछ परिवर्तन हुए और इसके साथ साथ में जब युद्ध हुए, प्रथम युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इन युद्धों के पश्चात राजनीति विज्ञान में आमूलचूल परिवर्तन की भूल बजी और संकनाद हुआ, क्योंकि जो परंपरागत दृष्टिकोण था उससे राजनीति विज्ञान के विद्वान ऊब गए थे और लास्ट में ये कहा कि राजनीति विज्ञान में अगर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान विषय लुप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका महत्व नहीं है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। राज्य का मुख्य उद्देश्य राज्य में रह रहे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान देने का है। जब युद्ध हो रहे हैं तो फिर राजनीति विज्ञान के ज्ञान की उचितता शून्य हो जाती है। ऐसे में युद्धों के बाद में, विश्व युद्धों के बाद में राजनीति विज्ञान में नयापन आया और उस नयापन के परिणाम स्वरूप उसके आधुनिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ और आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया, यानी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन में शक्ति का अध्ययन है। इसके साथ साथ ही राजनीति विज्ञान व्यवस्था का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार 4 भागों में बांटा, आधुनिक दृष्टिकोण 3, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार राजनीति विज्ञान एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि अधिकांश समकालीन राजनीति विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिए, तभी ये सार्थक होगा। धन्यवाद।